जरा मुझे बताइए, क्या ईरान का ये अधिकार है कि उसके पास परमाणु बम हो? देखिए, मुझे लगता है कि एक सॉवरेन कंट्री के नाते हर कंट्री को ये अधिकार है कि वो बम रखे, बारूद रखे, फाइटर रखे, क्या रखे। यदि पाकिस्तान एटम बम बनाया तो उसमें सबसे ज़्यादा सहायता कहाँ से आया? कनाडा से आया, अमेरिका से आया। ये जितने पश्चिमी देश हैं वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को खड़ा करना चाहते थे। रसिया उस समय अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ था। तो जितनी ये सहायता कर करके उस समय पाकिस्तान को उन्होंने सहायता किया और बम बनाने दिया। भारत बार बार उनको चेतावनी दे रहा था। इस्लामिक रेडिकल के बारे में, इस्लामिस्टों के बारे में भारत बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन उनके लिए कोई मायने नहीं रहता। विदेश नीति में न नैतिकता की कोई बात होती है, न मानवता की कोई बात होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा अपना राष्ट्र का हित किसमें है, हम उसके साथ आकर के खड़े होते हैं। तो तार्किक तौर पर उसे बनाने का पूरा अधिकार है। देखिए, एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, ये जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड है ना, इसमें आपस में लीडरशिप की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। टर्की उसको लीड करना चाहता है, एक समय इजिप्ट लीड करना चाहता था। आप स्वेज कैनाल का यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्वेज कैनाल को एक समय जो है वो उसमें जो है वेस्टर्न पावर की एंट्री रोक दी गई थी। तो एक समय इजिप्ट वगैरह था, उसके नेतृत्व करना चाहता था। सऊदी अरब, मक्का एंड मदीना के कारण वो एक धार्मिक तौर पर एक वो लीड करना चाहता है। पाकिस्तान एटम बम के आधार पर वो चाहता था कि मुस्लिम वर्ल्ड का हम लीडर हो जाए। ईरान इसी रेस में ईरान भी है, क्योंकि ईरान ताकतवर, मिलिट्रीली भी ताकतवर है, इसके बाद इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से मच बेटर है। यदि उसके बाद न्यूक्लियर बम आ जाता है तो एक सिया कंट्री है। आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जितने सुन्नी कंट्री हैं, सियाओं के साथ आप जाएंगे तो पाकिस्तान में प्रतिदिन सियाओं की मर्डर होती है। तो सियाओं के पक्ष में बोलने वाला तो एक ही कंट्री है जो ईरान कर रहा है। अब रही बात कि इस पूरे युद्ध के दरमियान आपने सवाल किया था, संभवतः मैंने उसका उत्तर दे दिया है। भारत को कहां खड़ा रहना चाहिए? देखिए, भारत को वहीं खड़ा रहना चाहिए जिसके साथ जो देश हमेशा क्राइसिस में खड़ा रहा हो। और इजरायल, देखिए दो बातें। देखिए, ओआईसी में कभी कभी ईरान भी आपके साथ खड़ा रहा है, ठीक है, खासकर से 1974 के बाद से, ठीक है। और कई मामलों में आपके स्ट्रेटेजिक और बाकी चीजें, एसेट्स वगैरह भी चार बहार को लेकर के हैं। लेकिन यदि आपको क्रूड चुनाव करना पड़ जाए, इसमें या इसमें, तो भारत को सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ, भारत को, जवाब साहब वो कह रहे हैं भारत को सिर्फ इजराइल के साथ, 10 सेकंड के लिए। इसलिए 1971 में भी जब शाह का रिजिम वहां पर था, आपको ध्यान होना चाहिए कि मिलिट्रली, फिर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मिलिट्रली और डिप्लोमेटिकली दोनों ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ईरान को अगर चुनना पड़े, ईरान को चुनना पड़े, क्योंकि के सिन्हा साहब यहाँ पर हैं, वो बेहतर बताएंगे, लेकिन जवाद साहब वो कह रहे हैं कि ईरान भारत के साथ भी खड़ा रहता है, पाकिस्तान के साथ। इजराइल एक ऐसा देश है जो खुलकर भारत के साथ खड़ा होता है, तो क्यों ना उसे खुलकर समर्थन दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहता आप और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, हमारे भारत की जो नीति रही है वो हमेशा गुट निरपेक्ष रहने की रही है, ठीक है। और जो अब मौजूदा सरकार है वो तो एक गुट के अंदर साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन मुझे भी अभी लगता है कोई स्टैंड जो है भारत की सरकार ने या विदेश मंत्रालय ने क्लियर एक स्टैंड नहीं लिया है। हालांकि हाँ, अगर मैं बात करूं, जिस प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे थे कि ओआईसी की मीटिंग चल रही, तो सही कहा जनरल साहब ने कि ज़बानी जमा खर्च जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो दूसरी होती है। देखिए, जो पूरी लड़ाई है वो दो ताकतों के बीच है। एक तरफ आप देखेंगे रूस है, चाइना और तमाम चीजें। वो इसलिए है क्योंकि सीपीएसी जो चाइना ने अपना एक वन बेल्ट इनिशिएटिव लिया था और उसको कंप्लीट कर रहा है, ग्वादर तक वो जा रहा है, उससे कनेक्ट होते हुए पूरा यूरोप तक। दूसरा ही आप देखेंगे कि एक नया रूट जो है यूरोप की तरफ से डिजाइन करा गया था और दिया गया था, उसके लिए बाकायदा यूएन के अंदर फंड भी दिए गए। वो मुंबई से लेकर के हाइफा तक, और उसमें मिडिल ईस्ट की बहुत सी आप देखेंगे नया रूट जो उन्होंने डिजाइन करा। जैसे ही इसकी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि उसमें बहुत सी अरब ममालिक हैं, यूएई चले जाएंगे तो वो समर्थन में है। उसके बाद अगर आप जॉर्डन चले जाएंगे, पूरा एक रूट मैप देख रखा है, हाइफा से कनेक्ट होता हुआ वो चला जाएगा यूरोप के लिए। जैसे ही अगर ये देखेंगे ये स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि रूस जो है ईरान की पुष्ट पे बैठ करके क्लियर तो वो तो स्टैंड लेने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन चाइना ने पहली बार कहा आकर के कि आपने रेड लाइन क्रॉस कर रखी। अगर यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं
जो पूरा रूट जा रहा है वखान कॉरिडोर होते हुए जिसमें अफगानिस्तान है और तमाम तरीके, जो नया रूट है ये दो वर्चस्व के बीच की लड़ाई है। भारत को हमेशा गुटनिरपेक्ष रहना था, लेकिन भारत ने चुन लिया क्योंकि एक बड़े उद्योग भारत ने चुना है क्या? नहीं, अभी क्लियर स्टैंडिंग जैसे रागी साहब जिस विचारधारा से आते हैं ये और लोग आ रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक बड़े उद्योगपति का स्टेक जो है ये वाली बात नहीं। देखिए हम जियोपॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ये स्टेक और पॉलिटिक्स मत लाइए। जियोपॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। आप अभी इस वक्त पॉलिटिक्स में आप मेरी बात को खारिज कर दीजिए कि बड़े उद्योगपति का 70% के आसपास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। जवाद साहब मेरी बात सुनिए, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि खुलकर, प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, जुनैद हरी साहब मैं आपसे पूछ लेती हूँ यही सवाल। उन्होंने कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत पाकिस्तान में से खुलकर भारत को चुनता है, ईरान दोनों के साथ रहता है, तो ऐसे में हमें क्यों नहीं खुलकर इजराइल को चुनना चाहिए? पहली बात वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, जो अगर जवाद साहब की भी बात मैं सुनूं, वो कह रहे हैं कि ये स्टेक्स हैं और दोनों जो दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां या तीन बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं उनके स्टेक्स भी हैं, इसीलिए उस हिसाब से एक तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? भारत ने कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं लिया, वो ये नहीं कह रहे हम इजराइल के साथ हैं, हम ईरान के साथ। देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि हमारी परंपरा रही है, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं और इस मामले में हम इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम जुल्म के खिलाफ रहे हैं और हम जालिम के मुखालिफ रहे हैं और मजलूम के साथ ही रहे हैं। इसी वजह से जब 1948 में इसराइल का वजूद हुआ तो उस वक्त भी हम उसके मुखालिफ थे, बीच में भी मुखालिफत रही। हम बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं इस वक्त कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा था कि इसराइल ने जो कब्जा कर रखा है उसके खिलाफ उन्होंने बोला था और कोई समझौते की बात नहीं की थी कि जो उसने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जाहिर सी बात है, देखिए इसराइल का वजूद अपने आप में अमेरिका और बरतानिया की एक ऐसी पैदाइश है जो पूरे के पूरे इस जोन को डिस्टर्ब करने के लिए। आपका मतलब है इसराइल के वजूद का अधिकारी नहीं है, इसराइल को वजूद का अधिकार नहीं है, अमेरिका उसे वजूद दे रहा है, वरना उसकी कोई हकीकत नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले दुनिया के अंदर इसराइल नाम की कोई कंट्री नहीं है। फलस्तीन एक मुल्क है जिसके अंदर अब्राहिमिक जो भी रिलीजन की भी अगर बात करेंगे, ज्यूज भी वहीं पर रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे। प्रोफेसर हारिस फिर आप वही वाली बात कर रहे हैं जो ईरान की रजीम कह रही थी कि इनको वजूद का अधिकार नहीं है। नहीं ये वाला बयान अगर ईरानी रजीम का आया तो आप क्या वही वाला बयान दे रहे हैं? मुझे अपनी बात कहने दो, कंप्लीट करना चाहता हूं। मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं। एक लाइन हम सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं, एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, पूरी बात एक लाइन जोड़ देना, बस वो अपनी बात कंप्लीट करें। एक लाइन। देखिए मुसलमानों के आने से पहले इस देश में मुस्लिम साम्राज्य नाम की कोई चीज नहीं थी। मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान होने का अधिकार नहीं। नहीं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर ये सवाल है तो जवाब सुनिए। आपको मैं बता दूं उस जगह पर यहूदियों की ये डेट बता दे कब से हुकूमत रही। मैं आपको बताना चाह रहा हूं सेकंड कैलिफ ने उसको जब फतह किया था तो ईसाई उन्होंने दूसरी बात कही है। फिर उसके बाद नहीं वो दूसरी बात कह रहे हैं। मैं बता देता हूं। शुरुआत हुई नहीं उन्होंने दूसरा सवाल किया। उन्होंने मैं बता देता हूं की भी एक बार शुरुआत हुई। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है। सबसे पहले तो ज्यूज थी, तो ईसाइयों की हुकूमत थी, यहूदियों की नहीं। तो यहूदियों की एग्जिस्टेंस नहीं है तो ना माना जाए। उसको मारा किसने? ज्यूज से मुसलमानों ने नहीं लिया है उस जगह को। नहीं मुसलमानों ने भी मारा, मुसलमानों ने भी मारा, मुसलमानों ने भी मार करके उनको भगाया। मुसलमान भी उतने ही अत्याचारी मारा। अगर हिटलर ने वो अच्छा है, गलत है। मुसलमान कंट्री ने जुल्म मुस्लिम मुसलमानों ने भी किया। सही कह रहे हैं। किसी ने हिटलर को आतंकवादी नहीं कहा। हिटलर कहते हैं उसको, आतंकवादी क्यों नहीं कहते उसको? हिटलर, एक मिनट, हिटलर अपने आप में शब्द आप समझ रहे हैं? किसी को आज मुझे पता कहा जाता है हिटलर अपने आप में गाली मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है। वो एक लोग कहते हैं हिटलर बन गया है, लोग बोलते हैं हिटलर बन गया है, और आप लोग तो कैसे हिटलर? एक मिनट, स्टालिन ने मारा, सारे वैसे ही आतंकवादी। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोग जैसे देखिए आप एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं आपको आसानी हो जाएगी। मैं आ रही हूँ जवाद साहब, जब सियासी हलकों में, जब मैं आप कह रही हूँ तो सियासी हलकों में आप भी जब किसी को
किसी को क्रूर कहना चाहते हैं तो आप कहते हैं हिटलर बन गया, यही कहते हैं ना। तो इसीलिए हिटलर कोई उपाधि नहीं है, और वो इसीलिए है क्योंकि यहूदियों पर इस तरह का अच्छा, मेजर जनरल